समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने कलकत्ता में एक संवाददाता सम्मेलन किया और उसमें ही टॉक्ड अबाउट द नीड ऑफ द थर्ड फ्रंट। बड़े बेचैनी के साथ वो ये कह रहे हैं कि देश कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार में डूबा है, लेकिन हमारा यह उनसे अनुरोध है कि तीसरे मोर्चे के चर्चे के पूर्व, बिफोर ही स्टार्ट्स डिस्कशन अबाउट द थर्ड फ्रंट, पहले देश को कांग्रेस के शासन से मुक्त कराएं। ही शुड फर्स्ट सेट फ्री द कंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट विच इज देयर, द यूपीए। समाजवादी पार्टी आखिर है क्या, जिसके अध्यक्ष मुलायम सिंह हैं? एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसके 19 सांसद हैं, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है और दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन करती है। ये दरअसल समाजवादी पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी है जिसके अध्यक्ष मुलायम सिंह जी हैं, जिन्होंने कांग्रेस को कभी निराश नहीं किया। He is the president of समाजवादी पार्टी which has never disappointed the कांग्रेस पार्टी। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने देश को कई बार निराश किया है, but he has never disappointed the कांग्रेस पार्टी, though he has disappointed the country itself several times। मुलायम सिंह साहब और उनकी पार्टी केंद्रीय सरकार के अभिन्न अंग है। They are part and parcel of the UPA government। और इसके कई सारे उदाहरण हैं, उनकी क्या भूमिका रही है इसके कई सारे उदाहरण हैं। जब इस देश में महंगाई के खिलाफ सदन में कट मोशन आया, सरकार के खिलाफ मत देने का वक्त आया, मुलायम सिंह की पार्टी इस महंगाई के अभियान में कांग्रेस के साथ सदन में खड़ी हुई। Stood by the government when there was a cut motion moved by the combined opposition against price rise, but Mulayam Singh ji stood by the Prime Minister and the government. When there was a time in the PAC, the Prime Minister and his aide was to be summoned in the 2G scam. Mulayam Singh and his party defended the government and prevented that to happen. जब 2G के मामले में PAC में प्रधानमंत्री के सचिव को बुलाने की बात कही गई, तो मजबूती से समाजवादी पार्टी के सांसदों ने PAC के बैठक में इसका विरोध किया और हमेशा कांग्रेस के पक्ष में खड़े रहे। जब राष्ट्रपति का चुनाव का विषय आया, सबसे पहले जिस राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया उसमें सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी का था, जिसके अध्यक्ष मुलायम सिंह जी हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी समर्थन देने वाले सबसे पहले पार्टी का नाम था समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष मुलायम सिंह हैं। और पिछले 8 वर्षों में समाजवादी पार्टी यूपीए के सरकार के लिए बैसाखी का काम करती रही है। For last 8 years, it has stood by the government of the UPA and has supported it. जब यूपीए की अध्यक्षा, when the UPA chairperson prior to the parliament session calls them for the dinner session, जब संध्या के डिनर के लिए उन्हें बुलाती हैं, तो उस कतार में किताब को, उपलब्धियों की किताब को लेकर के खड़े होने वाले में मुलायम सिंह के भाई राम गोपाल यादव जी खड़े होते हैं। वो पुस्तक लेकर के यूपीए की सरकार की उपलब्धियों को गिनाने वाले सदस्यों में से प्रमुखता से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के भाई वहाँ खड़े होते हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि यदि समाजवादी पार्टी को अब ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस का शासन, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार भ्रष्ट है, तो ये सही समय है कि वो राष्ट्रपति भवन जाकर के
जो अपने समर्थन का पत्र उन्होंने राष्ट्रपति को दिया है उसे वापस ले लें. It's not too late for the SP yet. And if they are convinced that the Congress government is corrupt, the UPA government headed by Manmohan Singh is corrupt, is dysfunctional, is acting against the interests of the country, it is high time that he should walk up to the president and say that he is withdrawing the support and retrieving his letter of support to the UPA government. It's not too late. लेकिन ये कहने से पहले मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि his image precedes him. वो सुबह क्या कहेंगे और शाम को क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जी के बारे में कहना बड़ा कठिन है, कभी भरोसा नहीं किया सकता है. Maybe he is trying to do all this to capture headlines. सुर्खियों में आने के लिए बयान दे रहे हैं. मुलायम सिंह के बयानों पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है. अभी कुछ दिन पहले एक समाचार आया था. देयर वर सम हेडलाइंस वेयर Washington Post had written something about the Prime Minister of India. Well, at earlier occasions they have been writing good things about him. But the latest assessment says that India has a failed Prime Minister. This was reported in the Washington Post. That India has a dysfunctional Prime Minister, that it has a dysfunctional economy. It also went ahead and said that it has been headed by it's a corrupt government, and that the Indian government headed by Manmohan Singh has lost all its credibility. And this appeared in a tabloid, it appeared very prominently. And there was a lot of reaction from the Prime Minister's office, but they should have realized that if good things were written earlier, if those were the facts, then what is being written now is also the facts. And close on its heels, we have another thing which has appeared again. And this has appeared in The Economist. And this has appeared about Crown Prince, someone who is very important in the Congress party. This has appeared about Mr. Rahul Gandhi. Well, he's not get into those issues where they have said that his skills about leadership is questionable, that the gentleman has never taken any responsibility or has decided to do so. Also went ahead to mention that this gentleman does not have an aptitude as a politician, about his capacity. And to an extent, he said the article talks about that Brian Rahul has failed. It's written many more things. We may agree, we may not agree that he has risen to that position because of his family and so forth, but it could be correct, it could not be correct. It's a personal assessment and a free assessment by a correspondent or whoever is the author of that. So we'd not like to add anything to it. It's an assessment, it's a statement, and it's not also very required to put an assessment on what some foreign tabloid has to write about it. We're not concerned about that. But the fact which we back in India, जो एक सच्चाई राहुल जी के बारे में हम पूरे 100 करोड़ 120 करोड़ लोग देखते हैं, वो सच्चाई के बारे में भारतीय जनता पार्टी उल्लेख करना चाहेगी. और वो ये है कि पिछले 8 वर्षों में हमने उन्हें कभी बोलते हुए किसी ऐसे बड़े मुद्दे पर बोलते हुए नहीं सुना. We never heard him speaking on issues. Occasionally few read out statement here and there, but we never heard him. We never heard him speak about corruption. देखिए बहुत सारे विषय हैं, गरीबी है, महंगाई है. मुझे नहीं लगता है कि महंगाई के बारे में कभी राहुल जी ने किसी को इस देश में कभी उनका कोई वक्तव्य आया. चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन देश में अगर राजनीति करना है तो गरीबी के बारे में बोलना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, कुछ संवेदना जाहिर करना पड़ता है. उसी प्रकार से देश के आम आदमी के लिए महंगाई भी एक विषय है, उस पर बोलना पड़ता है. और आज जो सबसे संदर्भित विषय है वो भ्रष्टाचार है. आज तक इस विषय में चाहे वो 2G का मामला हो, whether it was the 2G scam which hit the headlines and which was proven and Raja went to jail, we never heard a single sentence being spoken by Mr. Rahul Gandhi.
He's a very topmost leader in the Congress party. He steers the party. It believes it said so. And the same way, in last month or so, we have never heard him speaking about the coal gate. And that possibly may have led to the assessment of the economist to say that he doesn't exist. The brand Rahul does not exist. हो सकता है कि ये जो आज उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के वो साथ हैं या उनके खिलाफ हैं, ये भी बोले कि वो देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। वो देश में जो 1,86,000 करोड़ की जो लूट हुई है देश के प्रधानमंत्री पर, संवैधानिक संस्था CAG ने जो आरोप लगाया है वो गलत है या सही है, बिकॉज आफ्टर ऑल ही हैज़ टू बी अ स्टेट्समैन। हमने उनकी कोई बात नहीं सुनी है। और कई बार ये विषय उठता है कि वो देश का बागडोर संभालेंगे, सबसे उच्च कुर्सी पर बैठेंगे, फिर होता है कि संगठन में आएंगे। ये सब उनके पार्टी का विषय है और उनके पार्टी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से लोग देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आगे भी बन सकते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अ पर्सन हु इज नॉट फिट एट 42, what assessment can we have that he will be fit at 52? One doesn't know. अगर वो अगर 42 में ठीक नहीं है तो 52 में ठीक हो जाएंगे, ये पता नहीं, बड़ा कठिन है कहना, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। He may be fit, if he's unfit at 42, what makes him fit at 52? So possibly all this collectively may have given a background to the people or the economist to write what has been written. So it may not be very fair on our part to as an opposition to assess all that, but since my friends in media had been since morning asking this question, so we said we'll like to explain it. I hope it's sufficient. कोकराझार गए, वेदना व्यक्त किया, स्वाभाविक है। कुछ ऐसे भी कंट्रोवर्सीज आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा करना नहीं आवश्यक समझे कि डिफेंस के जहाज से गए और डिफेंस मिनिस्टर वाज एक्टिंग लाइक एन एस्कॉर्ट सर्विस, यहाँ से जहाज से उतरना, हेलीकॉप्टर को कहना। सो वेदर द डिफेंस मिनिस्टर हैज become an escort services agency, well, some papers and some news items reported it. So it maybe it's the some perks and privileges of being in the government and being, so it could be there, but we are afraid that defense minister and defense ministry should not be heading an escort services division, so that could be there. While all this is going on, the industrial output has squeezed and it has contracted by 0.1% in July, last figures. The manufacturing has come down, mining has reduced, capital goods sector has shown a decline. And this has been exactly overcharged that this government is suffering from policy paralysis. ये हमारा आरोप है कि इस देश में औद्योगिक उत्पादन, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, ये 0.1% नीचे गिरा है और निर्माण के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में, खनन के क्षेत्र में, कैपिटल गुड्स में इसमें कमी आई है। और जो स्थिति है, जो जिसे हम कह रहे थे कि अंग्रेजी में पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं और हिंदी में इसे लकवा मार देना सरकार के निर्णय करने के अधिकारों में, वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इट विंडिकेट्स अवर पोजीशन. इट ऑल्सो विंडिकेट्स अवर स्टैंड दैट द सो कॉल्ड टॉम सिचुएशन ऑफ 9% ग्रोथ claimed by the Prime Minister for UPA 2 has slumped to 5.5%. जो शकल घरेलू उत्पाद 9% तक बढ़ने की बात देश के प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जो आज आरोपों के घेरे में हैं, उन्होंने जो कहा था कि ये 9% हो जाएगा, आज घट करके 5.5% है। तो जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात कहते हैं, जो लकवा मार देना, जो निर्णय और नियम और कानून बनाने का और नीतिगत फैसला करने का जो अधिकार कांग्रेस की सरकार का था, कांग्रेस के पास था, उसे लकवा मार गया है। एंड दिस इज एग्जैक्टली what the BJP has been saying. Mr. Advani in his blog has said about Mr. Asim Trivedi, the cartoonist, who possibly criticizes and vents his view in his own way, and a very, it could be
It has been treated as sedition by the state. महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगा के उन्हें गिरफ्तार कर लिया. But this anti-corruption crusader has been put behind bars, and the position of the government is untenable. एक तरफ जहां भ्रष्टाचारी सड़क पर घूम रहे हैं और देश के शीर्ष कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, दो देश का प्रधानमंत्री हो और सीबीआई उनके कार्य अवधि में जांच कर रही हो कि जिस दौरान वो कोयला मंत्री थे, वो तो देश का शासन चला रहे हैं, और जो भावना व्यक्त करते हैं, चाहे वो पत्रकार हों या कार्टूनिस्ट हों, उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है. अडवाणी साहब ने अपने ब्लॉग में ये स्पष्ट किया है कि देश की स्थिति उसी प्रकार से है जो इमरजेंसी के दौरान इस देश में था. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन, इज बिहेविंग डेस्पोटिक, और हमें लगता है कि ये लोगों का ध्यान बांटने के लिए, चाहे वो भुवनेश्वर में जो बयान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का था कि लूट डालो, मार डालो, गिरा दो, निकाल बाहर करो, जो 84 के दंगे के नेता हैं जिनके खिलाफ दिल्ली में 4000 से अधिक सिखों को मारने का आरोप है, वो उड़ीसा में जाके वो कर रहे हैं, कुछ अन्य स्थानों पर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं. ये एक प्रकार से देश का ध्यान बांटने का प्रयास है जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान प्रारंभ किया हुआ है. आज माननीय अडवाणी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मुलाकात करने डॉक्टर जोशी, अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज गए, और उन्होंने अपने जो हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा, उन्होंने दे हैव चार्ज्ड द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, द कांग्रेस लीडरशिप ऑफ and even the Prime Minister has made public statements saying that the CAG, casting aspersions on the CAG within Parliament and outside Parliament. And that line is being toed not only by the Prime Minister and his aides, but also by spokesperson. We have demanded, the BJP, the high-powered BJP delegation has requested the President that he's the custodian of the Constitution, he's the defender of the Constitution, he's the protector of the Constitution. We have demanded his intervention and protection to institutions, constitutional institutions like the CAG to be protected. ये आज के कुछ विषयों के सार थे, और फिर हम बताना चाहेंगे कि आज देश में एयर इंडिया के लिए एक अच्छा दिन है, और दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज, सबसे खूबसूरत जहाज और सबसे कामयाब जहाज आज एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ है. एंड इट्स अ ग्रेट डे फॉर एयर इंडिया, that one of the most modern aircrafts in the world and one of the first few countries to have inducted the Dreamliners has come to Delhi, has come to India. It has been inducted and formally launched in the fleet of Air India. The Union Minister for Civil Aviation was present at the airport. We must congratulate, at the same time hoping that Air India, it's a pride for us. The 27 Dreamliners which would, in years to come, would be there in the fleet of Air India, would be able to recover and bring us back the pride of Air India. We should congratulate the government and those who will run that and the Air India, so that we can get Air India out of the red and make it as one of the finest airlines in the world. So our best wishes to the airlines, and thank you very much. और इसके अतिरिक्त कोई और विषय हो तो आप पूछ सकते हैं. Is Sonia ji back in Delhi? I'm just wanting to find out if Sonia ji is back in Delhi. No, I'm not aware. So there are many questions. Well, I think this you can find out. I'll find out. Give a call and you can find out. No, let's put it very categorically. The country today has UPA and the country today has NDA. ये आपका जो सवाल है कि क्या हम तीसरे मोर्चे से घबरा रहे हैं,
कतई नहीं, क्योंकि इस देश में या तो यूपीए है या तो एनडीए है और बीच में किसी का स्थान नहीं है। और आज मुलायम सिंह यूपीए के साथ है। वो पल्ला झाड़ना चाहते हैं, वो उनका प्रयास जारी है, लेकिन वो अपने आप में एक बड़ा धोखा है। और यदि देश के इतिहास में जाए तो यूपीए का नींव तब रखा जा सका इस देश में जब वामपंथी मजबूत थे। आज वामपंथियों की बिल्कुल शून्यता की तरफ बढ़ गए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस देश में किसी तीसरे मोर्चे की गुंजाइश है। अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का सीधा सीधा टकराहट यूपीए के साथ है। और जो आज स्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें यूपीए में भगदड़ की पूरी आशंका जग गई है। What we feel is it's a battle drawn between UPA and NDA. Mulayam Singh is a part of the UPA. And if you have to recall in history, it's only when the left is strong and they have numbers of members of parliament that a possibility of a third front has emerged. The left is almost decimated. They don't have the numbers anymore. So the possibility of a third front does not arise. And as of now today, Mulayam Singh is a part of the Congress government. मजूमदार साहब, बिल्कुल सही सवाल है। आपको ख्याल होगा ये आप जिस रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं वो एयर इंडिया का जब रिपोर्ट आया था तो हम लोगों ने बड़ी तीव्र भर्त्सना की थी और हमने इसी मंच से काफ़ी तीव्रता के साथ काफ़ी कठोर रूप से उसके खिलाफ बयान दिया था। लेकिन अंतुगत्वा हम ये कहना चाहेंगे कि ये संपत्ति अब देश की है और देश के ऊपर भ्रष्टाचार, सीएजी एक मामला है जिसके खिलाफ हम बोलते रहें। लेकिन आज एयर इंडिया को अंतिम रूप से एक मौका मिला है। मैं उस विषय की तरफ जा रहा हूँ। एयर इंडिया के कर्मचारियों को, एयर इंडिया के अधिकारियों को ये मानना होगा कि अंतिम मौका उनके लिए है। यदि ड्रीमलाइनर के आने के बाद इस देश में एयर इंडिया को पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं तो इसके बाद देश उनके साथ खड़ा नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि अभी के अभियान में है कि जो कांग्रेस के लोग जो एजेंडा सांप्रदायिकता पर सेट करते थे, they used to set up a secular agenda for politics of this country. The Bharatiya Janata Party has been able to establish that corruption is a national agenda. And all the political parties, whether with the UPA or against the UPA, will have to decide whether they are for corruption or they are against corruption. ये अभी थर्ड फ्रंट या यूपीए और एनडीए का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को प्रारंभ किया है। आज देश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मत है। देश की पार्टियां, चाहे वो यूपीए के साथ हो या एनडीए के साथ हो, उन्हें तय करना होगा कि वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ हैं, मनमोहन सिंह के भ्रष्टाचार के साथ हैं या मनमोहन सिंह के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये विषय आज महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा ना कि वो पिछले मेरी जितनी टिप्पणियाँ हैं उसमें मैंने बताया आपको विस्तार से कि क्यों उन पर भरोसा नहीं किया सकता। उनका अस्तित्व ही नहीं है। वो साथ हैं और वो विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो आपको मैं संशोधित करके बता दूं। हमने कहा कि बिहार के साथ ये विडंबना है। जब दिल्ली में सरकार होती है तो बिहार में नहीं, बिहार में जब सरकार होती है तो दिल्ली में नहीं। इस बार ऐसा मौका आ रहा है कि हमारी दिल्ली में भी सरकार होगी और बिहार में भी सरकार होगी। और इसमें मैंने संशोधन किया है कि बिहार में अभी बहुत काम करना बाकी है, तो इसलिए अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार में भी रखने का प्रयास करेंगे। मिस्टर वाजपेयी, इसलिए उसमें कोई बहुत विषय नहीं है, संशोधित है वो, क्योंकि मैं जानता था कि आप ये कहेंगे। हाँ, मिस्टर वाजपेयी वो देख लेंगे उसका। अब नहीं, वो वही होंगे। अभी हमने नहीं कहा, हमने कहा कि वो भी वो वही हैं और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग बिहार सरकार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं है। वेल, एज ऑफ नाउ द थर्ड फ्रंट एंड द posturing of the third front is inconsequential because he's a part of the UPA. Well, I will not like to comment about him. He is, I'm only scared about one thing, that the crusade against corruption on their front is becoming weak, and they are politically aspiring, which we are already there for a while, and I do not know. I don't have to comment anything about him. It's absolutely not very relevant for me. देखिए,
ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। मूल तौर से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप कर रही है, आक्रमण कर रही है, चाहे वो सीएजी हो या जिस प्रकार से एक बार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नियुक्ति में सुषमा स्वराज जी के विरोध के बाद भी उनकी नियुक्ति हुई और उच्चतम न्यायालय ने उसे खारिज किया, या फिर जिस प्रकार से आज बयान आ रहे हैं, मूल तत्व ये है कि राष्ट्रपति इस बात से अवगत हैं कि आज कांग्रेस के खिलाफ सीएजी ने 2G में कहा था कि 1,76,000 करोड़ की लूट हुई है। सीएजी ने खिलाफ उस समय भी बयान हुआ था, वो भी प्रमाणित हुआ, राजा जेल गए। और उसी प्रकार से राष्ट्रमंडल खेलों में भी 70,000 करोड़ की लूट हुई, सीएजी ने प्रतिवेदन दिया, कलमाडी साहब जेल गए। आज कोयले के मामले में सीएजी ने प्रतिवेदन दिया, 1,86,000 करोड़ का लाभ निजी कंपनियों को हुआ। इसी प्रकार से दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में सीएजी ने लगभग 24,000 करोड़ की नुकसान की बात कही है। गोवा में माइनिंग के खिलाफ जो प्रतिवेदन आया है उसमें सीएजी ने, और वो एक रिपोर्ट में लगभग 10,000 करोड़ के लूट की बात कही गई है। NTRO का स्कैम था जिसमें 1,000 करोड़ की बात कही है। टाटा टेट्रा ट्रक्स के बारे में था जिसमें फौज में 3,000 करोड़ के लूट की बात कही गई है। शुगर में इसी प्रकार के कई सारे आरोप हैं। तो आज इस देश का एजेंडा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और मैं समझता हूं कि सरकार आज संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगा करके अपने आप को बचाने के प्रयास कर रही है, लेकिन देश के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, अगर इस प्रकार से इसको प्रचारित करके और गौ मांस खाने की बात कहें, ये कहाँ तक तर्कसंगत है, और कहाँ तक एक विश्वविद्यालय में इस विषय को उठा करके एकेडमिक माहौल में इस तरह के विषय लाना, ये भारतीय जनता पार्टी तो कतई ऐसे वातावरण को और ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, स्वाभाविक तौर से कुरियन जी ने इस देश में नहीं दुनिया में एक ख्याति प्राप्त किया, और जो वाइट रेवोल्यूशन इस देश ने देखा है उसकी शुरुआत उसके आर्किटेक्ट कुरियन साहब रहे हैं। अपने आप में उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है, सम्मान योग्य रहे हैं। आज कई स्थानों पर उन्हें भारत रत्न की मांग की गई है। देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान उनको मिले, भारतीय जनता पार्टी को कतई इसमें आपत्ति नहीं होगी। सरकार को तय करना है, हमारी अनुशंसा है। और डॉक्टर कुरियन एक इतिहास हैं, एक पहचान है इस देश के किसानों के लिए, और दूध उत्पादन के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। हम उन्हें सलाम करते हैं, और जो सबसे बड़ा उनको सम्मान मिलना चाहिए निश्चित रूप से उन्हें दिया जाए। देखिए, जो आपका सवाल है, कोलगेट में कांग्रेस सरकार के बहुत सारे मंत्रियों का आ रहा है, लेकिन इसमें निरंतर प्रत्येक दिन अखबारों में और जिस कार्यकाल में इन मंत्रियों ने लाभ उठाया, जिन्हें ये लाभ मिला, इस लाभ को दिलाने में किसकी भूमिका रही है? ये सभी लाभ इन मंत्रियों को देश के प्रधानमंत्री ने अपने हस्ताक्षर से दिया है। तो वो यदि आरोपी हैं तो मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आज की तिथि में सबसे बड़े आरोप के घेरे में है। और हम इस पूरे विषय को ये कहेंगे कि इसमें देश के प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं। आज सीबीआई जांच कर रही है, और हम कतई इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि जिस विभाग के खिलाफ जांच चल रहा है, जिस अवधि में ये जांच चल रहा है, सीबीआई जो जांच कर रही है, उस अवधि में देश के प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे। और क्या इस देश में सीबीआई निष्पक्ष जांच कर सकती है यदि देश के प्रधानमंत्री उस कुर्सी पर बने रहें? आपको फिर बहुत लोगों को इस बात के बारे में कंफ्यूजन है। वी लाइक टू क्लैरिफाई इट। द डिमांड ऑफ द बीजेपी इज वेरी स्पेसिफिक. इफ यू वांट द सेशन एंड द पार्लियामेंट टू रन, all the 145 coal blocks has to be cancelled. B, there should be an independent investigation on the subject. The demand for the reservation, and thereafter the House can run, but the demand for the resignation of the Prime Minister stands. Thank you. Namaskar.